Hello students, now today we are going to start another most important topic, name is simplex method, and this topic belongs to linear programming. And linear programming, you know student, this is a techniques of operation research. So अगर मैं linear programming की बात करता हूँ तो linear programming जैसे कि आपको पता है कि linear programming is a mathematical techniques used in computer modeling just like a simulation to find the best possible solution in allocating limited resources. अब limited resources क्या हो सकते हैं? आपका मशीन हो सकता है, मटेरियल हो सकता है, मैन हो सकता है, मनी हो सकता है, और भी कुछ चीज़ें हो सकती है, टाइम के रिस्पेक्ट में भी हो सकता है, एंड टू अचीव मैक्सिमम प्रॉफिट और मिनिमाइज कॉस्ट. ठीक है, सो ये होता है आपका लीनियर प्रोग्रामिंग. और लीनियर प्रोग्रामिंग की खासियत क्या होती है कि इट इज़ अप्लीकेबल ओनली वेयर ऑल रिलेशनशिप्स आर लीनियर. और इसकी सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ये होती है कि ये किसके लिए अप्लीकेबल होता है? जहाँ पर रिलेशनशिप्स क्या होते हो? लीनियर फॉर्म में हो. लीनियर फॉर्म में हो इट मीन्स अ मैथमेटिकल एक्सप्रेशन इन विच द वेरिएबल हैव यूनिट पावर ओनली. जहाँ पर उसकी पावर क्या हो? यूनिट हो. तो ये तो होता है आपका लीनियर प्रोग्रामिंग. और क्योंकि हम लीनियर प्रोग्रामिंग पहले की क्लास में भी हम अच्छे से पढ़ चुके हैं, तो उम्मीद करता हूँ कि स्टूडेंट्स आपको लीनियर प्रोग्रामिंग तो क्या होता है इसका मीनिंग भी आपको बहुत अच्छे से पता है. अब हम जो बात कर रहे हैं सिंप्लेक्स मेथड की, तो स्टूडेंट सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ कि लीनियर प्रोग्रामिंग की जो मेथड है, लीनियर प्रोग्रामिंग की जो टेक्निक्स हैं, इसमें हम जो मेथड यूज़ करते हैं सिंप्लेक्स मेथड. अब सिंप्लेक्स मेथड की ज़रूरत क्यों पड़ी? तो हमने इससे पहले के लेक्चर में जो जनरली हमने पढ़ा था, लास्ट टाइम क्या पढ़ा था? ग्राफिकल मेथड. क्या पढ़ा था? ग्राफिकल मेथड. ग्राफिकल मेथड हमने डिस्कस किया था. ग्राफिकल मेथड इन LPP, लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम. तो ग्राफिकल मेथड की एक खासियत क्या थी कि जनरली हम यहाँ पर ग्राफिकल मेथड तभी यूज़ कर सकते हैं जहाँ पर ओनली 2 वेरिएबल्स हो. कितने वेरिएबल्स हो? 2 वेरिएबल्स हो. 2 वेरिएबल्स मीन्स x1 एंड x2, ये 2 वेरिएबल्स हो, तो वहाँ पे हम ग्राफिकल मेथड का इजीली यूज़ कर सकते हैं. लेकिन अगर हमारे पास मोर देन 2 वेरिएबल हो, अब ये 3 हो सकते हैं, 4 हो सकते हैं, 5, मतलब मोर देन 2 वेरिएबल हो, तो हम वहाँ पर ग्राफिकल मेथड को यूज़ नहीं कर सकते हैं. तो वहाँ पर हमें यूज़ करने के लिए सिंप्लेक्स मेथड की ज़रूरत पड़ेगी. ठीक है स्टूडेंट, तो सिंप्लेक्स मेथड हम जनरली वहीं यूज़ करेंगे जहाँ पर मोर देन 2 वेरिएबल हो, क्योंकि ग्राफिकल मेथड में तो हम जो 2 वेरिएबल्स हैं x1 x2 के फॉर्म में, जहाँ पे x1 x2 क्या होता है? एक तरह से डिसीजन वेरिएबल होते हैं, और वहाँ पर 2 वेरिएबल हो तो हम ग्राफिकल मेथड यूज़ कर लेंगे. लेकिन अगर उससे ज़्यादा वेरिएबल हो तो हम उस समय सिंप्लेक्स मेथड यूज़ करेंगे. अब सिंप्लेक्स मेथड होता क्या है उसके बारे में हम यहाँ पे उसकी डिटेल में स्टडी करते हैं. और अगर मैं अब सिंप्लेक्स मेथड की बात करता हूँ तो सिंप्लेक्स मेथड में क्या होता है? इट इज़ द स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर in which we proceed in a systematic manner from an initial solution and in certain number of steps we reach optimum solution. तो स्टूडेंट इसमें होता क्या है? ये एक स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर होती है, और ये स्टार्ट कहाँ से होती है? ये स्टार्ट होती है इनिशियल सॉल्यूशन से, एंड सर्टेन नंबर ऑफ स्टेप वी रीच ऑप्टिमल सॉल्यूशन. मतलब ये एक इनिशियल सॉल्यूशन से स्टार्ट होती है और नंबर ऑफ इटरेशन प्रोसेस के बाद हम एग्जैक्टली ऑप्टिमम सॉल्यूशन तक पहुँचते हैं इस मेथड में. किस मेथड में? सिंप्लेक्स मेथड में. अब एक्चुअल में सिंप्लेक्स मेथड की अगर बात करें
तो फंडामेंटल ऑफ सिंप्लेक्स मैथड इज दैट इट स्टार्ट सॉल्विंग द प्रॉब्लम फ्रॉम ओरिजिन एंड एट द एनी एक्सट्रीम कॉर्नर ऑफ द फिजिबल रीजन। क्लियर? कि अगर हम इस मेथड की बात करें तो स्टार्ट किससे होती है? ओरिजिन से स्टार्ट होती है, और इसका जो एंड होता है वो कहाँ पे होता है? ये पर्टिकुलर किसी एक एक्सट्रीम कॉर्नर ऑफ फिजिबल रीजन, वहाँ पे इसका ये एंड होता है। क्लियर? तो जैसे हमने ग्राफिकल मेथड में भी पढ़ा था कि बेसिक आपका जो इनिशियल सॉल्यूशन क्या होता है, और उसके बाद में जब आप उसका सॉल्यूशन का एंड करते हो तो आपको एक फिजिबल रीजन मिलता है। तो फिजिबल रीजन में आप क्या करते हो? आपके एक्सट्रीम कॉर्नर मिलते हैं, और एक्सट्रीम कॉर्नर के बाद आप हर एक क्वाड्रेंट पे ऑप्टिमल सॉल्यूशन को फाइंड करते हो। लेकिन यहाँ पर स्टूडेंट्स ये जो सिंप्लेक्स मेथड है ये ग्राफिकल मेथड से थोड़ी सी क्या है? डिफरेंट है, क्योंकि हमको जब भी सिंप्लेक्स मेथड से न्यूमेरिकल को या प्रॉब्लम को सॉल्व करना होता है तो उसके लिए हमें टेबल का यूज़ करना होता है, और उसको हम टेबल को एक इटरेशंस के फॉर्म में आगे बढ़ाते हैं स्टेप बाय स्टेप। और हम जब एंड में देखते हैं कि हम जो भी प्रॉब्लम को, चाहे वो केस मैक्सिमाइजेशन का हो और चाहे वो केस मिनिमाइजेशन का हो। मैक्सिमाइजेशन जैसे कि स्टूडेंट आप जानते हो कि मैक्सिमाइजेशन का मतलब आप प्रॉफिट को इंक्रीज करते हो, और मिनिमाइज के केस में क्या करते हैं? हम ओवरऑल कॉस्ट को क्या करते हैं? बिल्कुल लेस करते हो। तो दोनों स्टेप में हम सिंप्लेक्स मेथड का यूज़ कर सकते हैं। अब हो सकता है कि थ्योरी पोर्शन आपको एकदम अभी समझ में ना आए, जैसे जैसे इसकी स्टेप्स को हम आगे बढ़ते जाएंगे और जब इसका हम न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे तो ये सिंप्लेक्स मेथड की प्रोसीजर भी आपको बहुत अच्छे से और इजी तरीके से समझ में आ जाएगी। अब मैं अगर इसकी स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस की बात करूं तो सिंप्लेक्स मेथड कैसे करते हैं, उसका एक बेसिक प्रोसेस क्या है। तो सबसे पहले हमको दो चीज़ समझनी पड़ेगी कि भाई स्लैक वेरिएबल क्या होता है और सरप्लस वेरिएबल क्या होता है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं स्लैक वेरिएबल। अगर मैं स्लैक वेरिएबल की बात करता हूं तो स्लैक वेरिएबल एक्चुअल में होता क्या है? तो स्लैक वेरिएबल रिप्रेजेंट अन अनयूज्ड रिसोर्सेस इधर इन फॉर्म ऑफ time on machine, labor hour, money, or any number of such resources in various प्रॉब्लम्स। ठीक है? अब ये अपने आप में क्या होता है? अनयूज रिसोर्सेज। अनयूज रिसोर्सेज का मतलब जिस रिसोर्सेज का हम यूज़ नहीं करते हैं। जैसे कि अगर हम बात करते हैं कि मशीन पर कितना टाइम लग रहा है, लेबर आवर्स कितना हो रहा है, और फिर कुछ दूसरे रिसोर्सेज में जो प्रॉब्लम होती है जिसको हमको ऑप्टिमल सॉल्यूशन में ऐड नहीं करना होता है, उस रिसोर्सेज को क्या बोलते हैं? हम स्लैक वेरिएबल बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको? स्लैक वेरिएबल। अब इसको हम एक एग्जांपल से समझ सकते हैं जिससे आपको ये चीज़ बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगी। मान लो आपके पास कोई ऑब्जेक्टिव फंक्शन है कि जेड, या कोई कंस्टेंट है, जैसे मैं कंस्टेंट के फॉर्म में लिखता हूँ कि कोई कंस्टेंट्स है, उसकी वैल्यू है 2x1 प्लस 3x2 इज़ लेस देन इक्वल्स टू 50। मेरे पास ये इक्वेशन के फॉर्म में है। अब कंस्टेंट्स क्या है? 2x1 प्लस 3x2 इज़ लेस देन इक्वल्स टू 50, जहाँ पर x1 और x2 क्या है? ये अपने आप में एक तरह से डिसीजन वेरिएबल है, और लेस देन इक्वल्स टू ये है आपकी सॉल्यूशन वैल्यू। ठीक है? अब ये जो साइड है वो आपकी कौन सी साइड है? ये लेफ्ट हैंड साइड, और ये आपकी क्या है? राइट हैंड साइड है। अब अभी आप देख रहे हो कि ये इक्वेशन इनइक्वालिटी के फॉर्म में है। किसके फॉर्म में है? इनइक्वालिटी के फॉर्म में है। अब मैं चूंकि इस इक्वेशन को इनइक्वालिटी से इक्वालिटी में कन्वर्ट करता हूँ, तो यहाँ पर आप देख रहे हो क्योंकि इसका जो नेचर है कंस्टेंट का किस तरह है? लेस देन इक्वल्स टू। किस टाइप का है? लेस देन इक्वल्स टू। यहाँ पे ब्रैकेट में लिख देता हूँ लेस देन इक्वल टू। ये इस तरह का कंस्टेंट्स है। तो मैं इसको जब इनइक्वालिटी से इक्वालिटी फॉर्म में अगर कन्वर्ट करता हूँ तो 2x1 प्लस 3x2, अब देखिए 2x1 प्लस 3x2, अब ये जो सिंबल है लेस देन इक्वल, तो मैं इसको कर देता हूँ इक्विवेलेंट। कितना हो गया? 50।
अब चूंकि स्टूडेंट्स मैंने इस सिंबल को इनइक्वालिटी से इक्वलिटी में कन्वर्ट किया, तो यहाँ पर मैं एक वेरिएबल को ऐड करूँगा, उसको बोलूँगा मैं स्लैक वेरिएबल। कौन सा वेरिएबल बोलूँगा उसको? स्लैक वेरिएबल। तो ये हो गया आपका स्लैक वेरिएबल। ठीक है, तो स्लैक वेरिएबल क्या होता है ये तो मैं आपको बता चुका हूँ। और एंड ऑफ द सॉल्यूशन में जब हम ऑप्टिमल सॉल्यूशन की बात करते हैं, जब सिंप्लेक्स मेथड में जब एंड में हम सॉल्यूशन निकालते हैं और जब हमारे सॉल्यूशन में वो अगर ऑप्टिमल आ जाता है तो हम उसका वहाँ पे यूज़ नहीं करते, इसकी वैल्यू को हम कंसीडर नहीं करते, मतलब इसका कोफिशिएंट हम क्या मानते हैं? एंड में 0 ही मानते हैं, क्योंकि ये तो अनयूज रिसोर्सेज हैं। तो आप क्या करोगे कि इनइक्वालिटी इक्वेशन 2x1 + 3x2 इज लेस देन इक्वल्स टू 50 था, तो हमने इसको किस फॉर्म में लिख दिया? 2x1 + 3x2 + s1 और इक्वल्स टू 50। तब ये इक्वेशन इनइक्वालिटी से किस फॉर्म में हो गई? इक्वालिटी के फॉर्म में हो गई। और एक चीज़ और कि स्लैक वेरिएबल की जो वैल्यू होती है वो हमेशा क्या होती है? एक तरह से पॉजिटिव वैल्यू होती है। कौन सी वैल्यू होती है? पॉजिटिव वैल्यू होती है। ठीक है, तो ये तो हो गया आपका स्लैक वेरिएबल। अब उस तरह दूसरी अगर बात करें स्लैक वेरिएबल की तरह, एक हमारे पास सरप्लस वेरिएबल भी होता है। सरप्लस वेरिएबल, और उसके साथ साथ में एक चीज और ऐड कर सकते हैं, आर्टिफिशियल वेरिएबल। ठीक है, एक तो होता है आपका सरप्लस वेरिएबल और एक होता है आर्टिफिशियल वेरिएबल। अब इसी क्वेश्चंस का हम यहाँ पर इसको भी समझ सकते हैं कि सरप्लस वेरिएबल क्या होता है और आर्टिफिशियल वेरिएबल क्या होता है। अगर मैं सरप्लस वेरिएबल की बात करूं तो सरप्लस वेरिएबल होता क्या है? सरप्लस वेरिएबल जो आपका है वो ये होता है, सरप्लस वेरिएबल रिप्रेजेंट द अमाउंट बाय विच सॉल्यूशन वैल्यू एक्सीड अ रिसोर्सेज। जो आपकी सॉल्यूशन वैल्यू होती है वो रिसोर्सेज से ज़्यादा हो तो हम उस वेरिएबल को क्या बोलोगे? सरप्लस वेरिएबल। अगर इसको लिखना चाहें तो इन शॉर्ट क्या लिखोगे? तो अमाउंट बाय विच सॉल्यूशन वैल्यू एक्सीड का मतलब बहुत ज़्यादा, और रिसोर्सेस। ठीक है, द अमाउंट बाय विच सॉल्यूशन वैल्यू एक्सीड अ रिसोर्सेस। तो इसको हम क्या बोलोगे? सरप्लस वेरिएबल। अब इसके साथ में यहाँ पर एक चीज़ है आर्टिफिशियल वेरिएबल। अब एक्चुअल में आर्टिफिशियल वेरिएबल होता क्या है? एक तरह से ये क्या होता है? इट इज़ ए नॉन नेगेटिव वेरिएबल एंड एडेड टू द लेफ्ट हैंड साइड ऑफ ए ग्रेटर देन आर इक्वल टू टाइप्स कंस्ट्रेंट टू कन्वर्ट द कंस्ट्रेंट इनटू इनइक्वालिटी। ठीक है, अब ये एक तरह से ऐसा वेरिएबल होता है जो कि क्या होता है? नॉन नेगेटिव वेरिएबल होता है, और इसको हम ऐड कहाँ करते हैं? लेफ्ट हैंड साइड में ऐड करते हैं। ठीक है, इसको हम ऐड कहाँ करते हैं? लेफ्ट हैंड साइड में ऐड करते हैं। क्यों? ठीक है, लेफ्ट हैंड साइड में इसको ऐड करते हैं। क्यों? क्योंकि इट इज ए नॉन नेगेटिव वेरिएबल एंड एडेड टू द लेफ्ट हैंड साइड ऑफ ए ग्रेटर देन आर इक्वल टू टाइप्स ऑफ कंस्ट्रेंट टू कन्वर्ट द कंस्ट्रेंट इनटू इनइक्वालिटी। तो अभी दोनों चीज़ को मैं यहाँ पे एक इक्वेशन में बता देता हूँ ताकि आपको ये बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा। अब जैसे कि मान लो मेरी इक्वेशन यही है, इसी इक्वेशंस को मैं रिपीट करता हूँ कि यह है आपका 2x1 + 3x2। अब मैं जो सिंबल है ना लेस देन इक्वल की बजाय ग्रेटर देन इक्वल ले लेता हूँ, और ये है आपका 50। अब देखिए स्टूडेंट, सबसे मेन फोकस जो हमारा है वो क्या है? सरप्लस वेरिएबल, और दूसरा है आर्टिफिशियल वेरिएबल। आर्टिफिशियल वेरिएबल मतलब एक ऐसा नॉन नेगेटिव वेरिएबल है जिसको हम यूज तो करते हैं लेकिन एंड ऑफ द सॉल्यूशन वो ऑटोमेटिकली सॉल्यूशन से क्या हो जाता है? रिमूव हो जाता है। जैसे ऐसे वो मतलब प्रोसेस में करते तो ये आपका मतलब स्टेप में ही क्या हो जाता है? रिमूव हो जाता है, क्योंकि इसका भी कोई यूज नहीं होता है। अब जैसे इक्वेशन है 2x1 + 3x2 इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 50। अब देखिए आपके पास ये जो सिंबल है ये कैसा है? ग्रेटर देन इक्वल। तो मैं इसको ऐसा लिख सकता हूँ 2x1 + 3x2 और इक्वल्स टू कर दिया मैंने 50, क्योंकि इनइक्वालिटी से मैंने किस फॉर्म में इसको कन्वर्ट किया? इक्वालिटी फॉर्म में कन्वर्ट किया। अब आप क्या देख रहे हो? क्योंकि ग्रेटर है तो जब लेस देन टाइप था तो मैंने यहाँ पर स्लैक वेरिएबल का यूज़ किया, जो कि जो वैल्यू क्या थी आपकी? पॉजिटिव वैल्यू थी। अब चूंकि ये ग्रेटर देन इक्वल है दैट मीन्स मैं यहाँ पर इसी फॉर्म में इसको S1
बोल दिया, ठीक है। तो इसको बोल दिया S1 बोलूँ या S बोलूँ, तो ये हो गया आपका S। तो ये हो गया आपका कौन सा वेरिएबल, ये हो गया आपका सरप्लस वेरिएबल। कौन सा वेरिएबल, सरप्लस वेरिएबल। ये वेरिएबल हो गया मेरा सरप्लस वेरिएबल। अब चूंकि ये वैल्यू क्या है, सरप्लस वैल्यू, जैसे कि ये जो स्लैक वेरिएबल था ये हमेशा हम इसको पॉजिटिव कंसीडर करते हैं, लेकिन सरप्लस वेरिएबल ये हमेशा क्या होगा, ये होगा आपका नेगेटिव वेरिएबल। कौन सा वेरिएबल होगा, ये नेगेटिव वेरिएबल होगा। अब नेगेटिव वेरिएबल है तो चूंकि इसको ऐड करने के लिए हम कुछ प्लस में एक चीज़ ऐड करते हैं, इसको बोलते हैं हम आर्टिफिशियल वेरिएबल। अब ये जो ए है इसी को हम बोलते हैं क्या, आर्टिफिशियल वेरिएबल। जैसे कि मैंने आपको अभी बताया था कि आर्टिफिशियल वेरिएबल एक्चुअल में होता क्या है, इट इज़ ए नॉन नेगेटिव वेरिएबल एडेड टू द लेफ्ट हैंड साइड, एडेड टू द लेफ्ट हैंड साइड। क्योंकि देखो ये लेफ्ट हैंड साइड है और ये राइट हैंड साइड है, तो ये क्या हो गया, इट इज़ ए नॉन नेगेटिव वेरिएबल एडेड टू द लेफ्ट हैंड साइड ऑफ ए ग्रेटर देन आर इक्वल टू टाइप्स कंस्ट्रेंट। कौन से कंस्ट्रेंट, ग्रेटर देन आर इक्वल टू टाइप्स ऑफ कंस्ट्रेंट एंड टू कन्वर्ट द कंस्ट्रेंट इनटू इनइक्वालिटी। तो आपने क्या देखा कि चूंकि ये ग्रेटर देन इक्वल्स टू, तो ग्रेटर देन इक्वल्स टू तो मतलब आपने सरप्लस वेरिएबल तो इसमें यहाँ पर मेंशन किया ही किया, और साथ में आपको इंट्रोड्यूस करना पड़ेगा आर्टिफिशियल वेरिएबल। तो इस तरह उम्मीद करता हूँ कि सिंप्लेक्स मेथड में आपको पहले सिंप्लेक्स मेथड क्या होता है वो पता चल गया, उसके बाद स्लैक वेरिएबल क्या है वो पता चल गया, सरप्लस वेरिएबल क्या है वो पता चल गया, और आर्टिफिशियल वेरिएबल क्या है वो भी पता चल गया। और एक स्टूडेंट्स एक और चीज़ मैं आपको बताना चाहता हूँ कि अगर स्लैक वेरिएबल और सरप्लस वेरिएबल दोनों की एक बेसिक डेफिनेशन पूछी जाए तो इंडस्ट्री के नॉर्म्स में हम इसको बता सकते हैं। एक होता है आपके पास प्रोडक्शन माइनस रिक्वायरमेंट। क्या होता है, एक होता है आपका प्रोडक्शन माइनस रिक्वायरमेंट, और एक होता है रिक्वायरमेंट माइनस प्रोडक्शन। अब आप देख रहे हो, देखो यहाँ यहीं से आपको क्लियर हो जाएगा कि सरप्लस क्या है और स्लैक क्या है। अगर प्रोडक्शन ज़्यादा है रिक्वायरमेंट कम है, ठीक है, प्रोडक्शन ज़्यादा है रिक्वायरमेंट कम है, दैट मीन्स आप इसको इंट्रोड्यूस कर सकते हो स्लैक वेरिएबल। कौन सा वेरिएबल, स्लैक वेरिएबल। अब मान लो रिक्वायरमेंट ज़्यादा है और प्रोडक्शन कम है, ठीक है, रिक्वायरमेंट ज़्यादा है प्रोडक्शन कम है, तो उसको आप यूज़ कर सकते हो सरप्लस वेरिएबल। मतलब आपकी जो प्रोडक्शन उससे ज़्यादा रिक्वायरमेंट हो गई तो उस कंडीशन में आप सरप्लस वेरिएबल बोल सकते हो, और प्रोडक्शन माइनस रिक्वायरमेंट है तो उसको आप स्लैक वेरिएबल बोल सकते हो। तो इस तरह आप इसको भी यहाँ से भी आप समझ सकते हो कि स्लैक वेरिएबल क्या चीज़ है और सरप्लस वेरिएबल क्या चीज़ है। तो उम्मीद करता हूँ कि इतना तो आपको यहाँ पर क्लियर हो गया होगा। सो स्टूडेंट मैं आपको एक चीज़ और बताना चाहता हूँ कि देखो हमने स्लैक वेरिएबल, सरप्लस वेरिएबल और आर्टिफिशियल वेरिएबल ये तीनों चीज़ों को तो समझ लिया, लेकिन आपको एक चीज़ और बताना चाहूँगा। जैसे कि मान लो यही इक्वेशंस को मैं यहाँ पे लिख देता हूँ 2x1 + 3x2 और इज लेस देन इक्वल्स टू -15। तो आप स्टूडेंट ध्यान रखना कभी भी कि राइट हैंड साइड की जो वैल्यू कभी भी नेगेटिव नहीं होगी, ठीक है। मतलब इसको आप बोलते हो सॉल्यूशन वैल्यू, तो ये जो सॉल्यूशन वैल्यू जो होगी ना वो कभी भी नेगेटिव नहीं होना चाहिए। अगर नेगेटिव है तो आपको उसको पॉजिटिव करना है, अगर आपको पॉजिटिव करना है तो यहाँ पे हम माइनस का इंट्रोड्यूस कर देंगे, तो ये हो जाएगा 2x1 - 3x2, और चूंकि ये क्या हो जाएगी माइनस माइनस प्लस, तो ये हो जाएगी 50, लेकिन इसका जो सिंबल है वो इस तरह हो जाएगा, ठीक है। सो आप इसको इस तरह चेंज कर सकते हो, लेकिन आपकी कोई भी वैल्यू जो सॉल्यूशन वैल्यू वो कभी भी नेगेटिव नहीं होना चाहिए, वो क्या होना चाहिए, हमेशा पॉजिटिव होना चाहिए। मीन्स लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड, तो राइट हैंड साइड हमेशा क्या होना चाहिए, ऑलवेज बी पॉजिटिव। क्या होना चाहिए, ऑलवेज बी पॉजिटिव, ठीक है। ओके, अब हम आते हैं हमारी सिंप्लेक्स मेथड की प्रोसीजर पर। तो कि सिंप्लेक्स मेथड को जो सॉल्व करते हैं तो उससे पहले हमको उसकी प्रोसीजर का पता होना बहुत ज़रूरी है। अगर हमको उसकी प्रोसीजर नहीं पता होगी तो हम न्यूमेरिकल को सॉल्व नहीं कर पाएंगे। तो आइए हम उसकी प्रोसीजर को देखते हैं। सो स्टूडेंट्स सिंप्लेक्स मेथड की प्रोसीजर क्या होती है, तो इसका समझने का सबसे आसान तरीका ये है कि हम किसी एक पर्टिकुलर एग्जांपल से इसको हम समझ सकते हैं। मान लो कोई चीज़ है, जैसे कि एक आपका ऑब्जेक्टिव फंक्शन है, और ऑब्जेक्टिव फंक्शन जैसे कि मैंने बोल दिया कि जेड मैक्सिमाइजेशन क्या है, मैक्सिमाइजेशन, और मैंने इसको बोल दिया कि c1 x1 +
C2x2 और ठीक है, ये कोई ऑब्जेक्टिव फंक्शन है C1x1 प्लस C2x2 और हो सकता है कि प्लस एक और C3x3। तो ये कोई ऑब्जेक्टिव फंक्शन है हमारे पास और उसके जो सब्जेक्ट टू कंस्ट्रेंट्स हैं उसको मैंने बोल दिया A11 x1 प्लस A12 x2 प्लस A13 x3 प्लस एंड सॉन इक्वल्स टू, अब ये लेस देन इक्वल्स टू ये हो गया आपका B1। उसी तरह दूसरा कंस्टेंट है A21 x1 प्लस A22 x2 प्लस A23 x3 प्लस एंड सॉन इज लेस देन इक्वल्स टू ये आपका B2 सॉल्यूशन वैल्यू। उसी तरह ये आपका 31 x1 प्लस 32 x2 प्लस 33 x3 प्लस एंड सॉन इज लेस देन इक्वल्स टू B3। तो इस तरह ये क्या हो गया आपका, ये हो गया आपका AMN XN प्लस AM XN, ये हो गया आपका BN। इस तरह आप इसको एन टाइम लिख सकते हैं। अभी हो सकता है कि कंस्टेंट 1 2 3 मोर देन 3 मोर देन 5, तो हम उसको इस फॉर्म में लिख सकते हैं। अब चूंकि स्टूडेंट्स सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ कि अगर मैं एक सिंपली बात करूं कि जो मेरा जो कंस्टेंट्स हैं, ठीक है, A11 x1 प्लस A12 x2 प्लस A13 x3, ये एक तरह से क्या मैथमेटिकल मॉडल फॉर्म में है, ठीक है। तो A11 x1 प्लस A12 x2 प्लस A13 x3 मतलब ये लाइक दिस A11 x1 प्लस A12 x2 प्लस A13 x3। अब चूंकि सिंबल कैसा है इसका लेस देन इक्वल, तो मैं क्या चाहूँगा लेस देन इक्वल टू मतलब मैं इनइक्वालिटी से इसको इक्वलिटी फॉर्म में कन्वर्ट कर दूँ। तो यहाँ पर आप क्या इंट्रोड्यूस करोगे, स्लैक वेरिएबल यूज़ करोगे। अब सेम ये इक्वेशन जो है आपकी जो कंस्टेंट वाली कौन सी A21 x1 प्लस A22 x2 प्लस A23 x3, अब इनइक्वालिटी से इक्वालिटी तो ये हो गया B2 और यहाँ पे आपने इंट्रोड्यूस कर दिया स्लैक वेरिएबल जिसको बोलते हैं S2। उसी तरह हम 31 x1 प्लस 2 x2 प्लस 33 x3 इक्वल ये आपका सॉल्यूशन वैल्यू, और यहाँ पे भी आप क्या कर दिया इंट्रोड्यूस कर दिया स्लैक वेरिएबल इंट्रोड्यूस कर दिया। क्यों कि स्लैक वेरिएबल हमने यहाँ क्यों इंट्रोड्यूस किया, इट्स ओनली बिकॉज ऑफ हियर कि यहाँ पर जो सिंबल है वो कैसा है लेस देन इक्वल और लेस देन इक्वल। तो हमने क्या किया स्लैक वेरिएबल को यहाँ पर इंट्रोड्यूस कर दिया। अगर स्टूडेंट यहाँ पर लेस देन इक्वल की बजाय अगर ग्रेटर देन इक्वल होता, तो अगर ग्रेटर देन इक्वल यहाँ पे भी होता है सिंबल, यहाँ पे भी होता है और यहाँ पे भी होता है, तो उस दौरान हम -S1 प्लस A1 -S2 प्लस A2 -S3 प्लस A3 इस तरह इंट्रोड्यूस करते हैं और इक्वल टू लिख देते हैं B1 B2 B3। तो इस तरह यहाँ तक तो आपको कंप्लीट हो गया है। अब हम जब इस तरह का कोई भी न्यूमेरिकल होगा उसको इस फॉर्म में लिखते हैं, इस मैथमेटिकल मॉडल में हम उसको क्या करते हैं मतलब इस तरह से राइट करते हैं। राइट करने के बाद फिर हम एक टेबल जनरेट करते हैं, एक टेबल बनाते हैं। उस टेबल को बोलते हैं टेबल नंबर 1, टेबल नंबर 1, या इसको यूँ बोल सकते हो इटरेशन फर्स्ट इटरेशन। अब स्टूडेंट हमने ये टेबल बना ली। अब इस टेबल बनाने से पहले मैं आपको एक चीज़ और बता दूं कि जो आपने इसको इस मैथमेटिकल मॉडल के फॉर्म में लिखा कि जो कि आपके पास सिंबल क्या था लेस देन टाइप था, तो आपने इंट्रोड्यूस क्या किया स्लैक वेरिएबल और स्लैक वेरिएबल। अब मैं आपको ये भी बता दूं कि जब आपको यहाँ पर ऑब्जेक्टिव फंक्शन में भी अपडेट करना पड़ेगा। अब यहाँ पर क्या करना पड़ेगा आपको ऑब्जेक्टिव फंक्शन में, अब देखिए C1 x1 प्लस C2 x2 प्लस C3 x3 तो है ही। अब ये जो रिसोर्सेस है इसको क्या बोलते हैं स्लैक वेरिएबल, और ये स्लैक वेरिएबल क्या है अनयूज रिसोर्सेस हैं। तो ये आपके जो ऑब्जेक्टिव फंक्शन में यहाँ पर भी 8 तो होंगे बट ये 0 से मल्टीप्लाई होंगे, तो 0 इंटू S1 और ये हो जाएगा प्लस 0 इंटू S2 और प्लस 0 इंटू S3। यहाँ तक तो आपको करना ही है, ठीक है। तो ये आपका जो
मैक्सिमाइज की प्रॉब्लम हो सकता है या मिनिमाइज, कोई सी भी प्रॉब्लम हो, लेकिन आपको यहाँ पर जो अनयूज रिसोर्सेज है उसको ऑब्जेक्टिव फंक्शन में ऐड करना है जीरो के कोफिशिएंट को मेंशन करके। अब आपको यहाँ पर इस टेबल में, ये टेबल नंबर 1 जिसको हम इटरेशन 1 बोलते हैं, अब इस इटरेशन 1 में इसको मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ जेड। तो जेड कैसा हो जाएगा, जेड मैक्सिमाइज अकॉर्डिंग टू दैट, ये क्या है आपका C1x1 प्लस C2x2 प्लस C3x3 प्लस 0 इंटू S1 प्लस 0 इंटू S2 प्लस 0 इंटू S3, और उसके बाद सब्जेक्ट टू कॉन्स्टेंट, सब्जेक्ट टू कॉन्स्टेंट। तो आप देखिए आपके पास ये जो CB है, तो स्टूडेंट CB को हम बोलते हैं कोफिशिएंट्स ऑफ बेसिक्स। क्या बोलते हैं, कोफिशिएंट्स ऑफ बेसिक्स। अब यहाँ पे ऑब्जेक्टिव फंक्शन में भी आप देख सकते हैं कि कोफिशिएंट ऑफ बेसिक्स क्या है, S1, S2 और S3। इनके कोफिशिएंट्स कितने हैं, इनके कोफिशिएंट्स कितने हैं यहाँ पे, ये अगर ऑब्जेक्टिव फंक्शन के इसमें देखें तो S1 का कोफी, जैसे ये S1, ये है आपका S2 और ये है आपका S3, और इनके कोफिशिएंट्स कितने हैं, 0, 0 और 0। अब सॉल्यूशन वैल्यू की बात करते हैं स्टूडेंट, तो सॉल्यूशन वैल्यू क्या है यहाँ पे, एक है B1, एक है B2, एक है आपका B3। तो उसको मैं लिख देता हूँ सॉल्यूशन वैल्यू। तो आपको क्या लिख सकते हैं यहाँ पे, B1, B2 और ये है आपका B3। अब यहाँ पर देखिए, अब यहाँ पे आप देख रहे हैं x1, x2, x3, क्योंकि यहाँ पर डिसीजन वेरिएबल मैंने कितने मेंशन किए थे, 1, 2, 3, मतलब x1 लिया था, x2 लिया था और x3 लिया था। उसके साथ साथ में यहाँ पर ये स्लैक वेरिएबल भी तो इंट्रोड्यूस हुए थे, तो यहाँ पे लिख देता हूँ S1, S2 और ये बोल दिया मैंने S3। तो अब स्टूडेंट अब एक और चीज़ है, एक यहाँ पर लिखते हैं हम CJ। क्या लिखते हैं, हमने लिखा CJ, और CJ का मतलब क्या होता है, ये होता है कोफिशिएंट ऑफ ऑब्जेक्टिव फंक्शन। तो कोफिशिएंट ऑफ ऑब्जेक्टिव फंक्शन आप यहाँ से देख सकते हो, वही चीज़ जो मैंने यहाँ पे रिपीट लिखी है, कोफिशिएंट ऑफ ऑब्जेक्टिव फंक्शन। तो CJ की वैल्यू यहाँ पे मैं कैसे लिख सकता हूँ, x1 का कोफिशिएंट कितना है, C1, x2 का कोफिशिएंट कितना है, C2, x3 का कितना है, C3, S1 का कितना है, 0, S2 का कितना है, 0 और S3 का कितना है, 0। तो ये CJ किसके लिए है, ये CJ जो है आपके कोफिशिएंट ऑफ ऑब्जेक्टिव फंक्शन के लिए है। ठीक है स्टूडेंट, तो ये है आपका कोफिशिएंट ऑफ ऑब्जेक्टिव फंक्शन। अब यहाँ से आप देख सकते हो कि x1 के कोफिशिएंट में क्या है, x1 के कोफिशिएंट में A11, x2 के कोफिशिएंट में क्या है, A12 और x3 के कोफिशिएंट में क्या है, A13। अब स्टूडेंट यहाँ पर जैसे हमने ऑब्जेक्टिव फंक्शन के इसमें S1 के ऊपर क्या लिखा था, ये 0, 0, 0, क्योंकि ये जो CJ था किसका था, कोफिशिएंट ऑफ ऑब्जेक्टिव फंक्शन। लेकिन आपके जो कंस्ट्रेंट है यहाँ पर S1 का कोफिशिएंट कितने हैं, अगर मैं इस कंस्ट्रेंट की बात करूँ तो S1 का कोफिशिएंट कितना है, 1, x2 है हमारे पास, नहीं है तो इसको 0 मेंशन कर दिया, S3 है, नहीं है इसको 0 मेंशन कर दिया। उसी तरह अगर मैं सेकंड कंस्ट्रेंट्स की बात करूं तो यहाँ पर देखिए सेकंड कंस्ट्रेंट में कितना है, A21, A22, A23। अब यहाँ पर S1 तो क्या है, 0 है, लेकिन S2 का कोफिशिएंट कितना है, कुछ नहीं, मतलब यहाँ पर तो 1 ही है, तो कंस्ट्रेंट में तो है 1 है, और S3 है यहाँ पे, नहीं है तो ये 0 कर दिया। अब उसी तरह यहाँ पे x1 का कोफिशिएंट कितना है, ये है हमारा A31, A32, A33, और उसके बाद में यहाँ पर S3 का कोफिशिएंट है, तो S3 का कोफिशिएंट तो 1 और S1 S2 कितना है, 0 और ये 0। तो उम्मीद करता हूँ कि इतना तो आपको यहाँ पे समझ में आ गया होगा। अब स्टूडेंट अब हम इसके बॉटम में एक चीज़ और ऐड करेंगे, उसको बोलते हैं हम ZJ। क्या बोलते हैं इसको, ZJ। और ZJ क्या होता है, ऑब्जेक्टिव फंक्शंस वैल्यू। ठीक है, ZJ का मतलब होता है ऑब्जेक्टिव फंक्शंस वैल्यू। और ZJ का जनरली अगर हम बात करें तो ZJ किसके इक्विवेलेंट होता है, इट इज़ अ समेशन ऑफ CB मल्टीप्लाई AIJ। AIJ का मतलब ये सारे कॉलम 1, 2, 3, 4, 5, 6, जैसे आपको नंबर ऑफ कॉलम 6 है, 5 भी हो सकते हैं, जितने भी नंबर ऑफ कॉलम्स अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन दे रखे हैं तो उसे हमको मल्टीप्लाई करना होता है। किसका, CB का मल्टीप्लाई करना होगा नंबर ऑफ कॉलम्स से, और उसका मल्टीप्लाई करने का उसका जो एडिशन होगा वो क्या होगा, आपका ZJ होगा। तो स्टूडेंट अब आप बात करते हो ZJ की। तो देखिए ZJ के लिए आपको पहले इस फॉर्मूले से आपको पता करना है CB कितना है यहाँ पे, 0। CB का मल्टीप्लाई A11 में होगा,
तो ये भी कितना हो जाएगा 0, क्योंकि इसका मल्टीप्लाई इसमें, इसका मल्टीप्लाई इसका, तो 0 और 0 का एडिशन कितना होगा 0, सभी में कितना हो जाएगा 0, क्योंकि A12 0, A22 0, A32 0, तो ये 0 0 0 हो जाएंगे। अभी तो मैं आपको खाली एक एग्जाम्पल बता रहा हूँ। अब यहाँ पर जब हम न्यूमेरिकल करेंगे तो यहाँ पर A11 की जगह कोई ना कोई आपका न्यूमेरिकल वैल्यू होगी, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, 4 हो सकता है, कोई भी वैल्यू हो सकती है। अब हमने देखिए यहाँ पर ZJ तो निकाल लिया, तो ZJ क्या होता है आपका ऑब्जेक्टिव फंक्शंस वैल्यू। अब आप क्या करोगे, ZJ निकालने के बाद अब आप नेट इवोल्यूशन या यूँ बोल सकते हैं कि डिफरेंस ऑफ कोएफिशिएंट ऑफ ऑब्जेक्टिव फंक्शन एंड ऑब्जेक्टिव फंक्शंस वैल्यू, इन दोनों के बीच का क्या करेंगे, डिफरेंस निकालोगे। तो आपको क्या करना है कि जो CJ माइनस ZJ, अब CJ माइनस ZJ क्या होता है, इट इज अ डिफरेंस ऑफ कोएफिशिएंट ऑफ ऑब्जेक्टिव फंक्शन एंड ZJ फॉर इच कॉलम। इच कॉलम का मतलब हो गया आपका सारे कॉलम, ये जितने भी कॉलम है इसका CB के साथ हम मल्टीप्लाई करेंगे, उसका जो समेशन आएगा तो वो हो गया आपका ZJ। तो ठीक है, तो किसका डिफरेंस, CJ और ZJ, इन दोनों का डिफरेंस होगा। तो ये डिफरेंस कितना हो जाएगा, C1 में से अगर आप 0 को सब्ट्रैक्ट करोगे तो ये तो होगा C1, C2 में से 0 तो ये होगा आपका C2 और ये होगा आपका C3, और 0 0 तो 0 0 0। अब स्टूडेंट अभी तो आपके पास C1 C2 C3 एक तरह से ये अननोन फॉर्म में दिख रहा है, लेकिन जब हम न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे कोई ना कोई वैल्यू होगी। अब स्टूडेंट सबसे इंपॉर्टेंट चीज़, अब हम जब इसकी जो प्रोसीजर में हम देखते हैं कि हमारे पास यहाँ पे कोई भी वैल्यू आए, जैसे कि मैं इसको एक पेंसिल से थोड़ा सा बताता हूँ आपको कि अगर मान लो यहाँ पर 5 है, यहाँ पर 6 है, यहाँ पर 3 है, समथिंग कुछ भी हो सकता है, ऐसा कुछ हो सकता है। तो आप यहाँ पर ध्यान रखेंगे कि अगर मान लो C1 C2 C3, अब चूंकि केस किसका है, केस हमारा है मैक्सिमाइजेशन का, तो मैक्सिमाइजेशन के केस में आपका जब सिंपलेक्स मेथड से सॉल्यूशन करते हो तो कौन सी चीज़ आनी चाहिए कि हमारा सॉल्यूशन क्या हो, ऑप्टिमल हो। तो मतलब ये है कि जो CJ माइनस ZJ का जो नेट इवोल्यूशन का जो वैल्यू है ना, वो सारी वैल्यू क्या होनी चाहिए, अगर मैक्सिमाइजेशन का प्रॉब्लम है तो सारी वैल्यू 0 या नेगेटिव आनी चाहिए। क्या आनी चाहिए, सारी वैल्यू 0 या नेगेटिव आनी चाहिए। बट कभी कभी क्या होता है कि 0 तो आ जाएगा लेकिन नेगेटिव की बजाय कोई वैल्यू पॉजिटिव आ गई, तो मतलब आपको नेक्स्ट टेबल की ओर जाना पड़ेगा। और उससे पहले अब चूंकि जैसे कि मान लिया कि सारी वैल्यू क्या नेगेटिव नहीं है, यहाँ पर ये वैल्यू क्या है पॉजिटिव आ गई, और ये 0 तो है, अब पॉजिटिव आ गई है तो आपको क्या करना पड़ेगा, उसकी नेक्स्ट इटरेशन प्रोसेस में जाना होगा। अब मान लो कि C1 की वैल्यू 5, C2 की वैल्यू 6 और C3 की वैल्यू 3। अब इसमें क्या देखना होगा कि भाई चूंकि ये वैल्यू क्या है, हमको 0 और हमको क्या चाहिए थी, नेगेटिव वैल्यू चाहिए, लेकिन हमारे पास तो क्या आ गई, सारी वैल्यू पॉजिटिव आ गई है, पॉजिटिव आ गई है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे कि इस आपके इस रो में आप देखो CJ माइनस ZJ में मोस्ट पॉजिटिव वैल्यू कौन सी है। तो मुझे यहाँ पे सपोज कि ये C2 क्या है, मोस्ट पॉजिटिव वैल्यू मुझे अगर दिख रही है तो C2 को मैं क्या करूँगा, इस तरह से एरो को अपर साइड में कर दूंगा। अब चूंकि ये कॉलम जो मिल गया मुझे, ये कॉलम जो मुझे मिल गया, वो कॉलम कौन सा हो जाएगा मेरा, ये कॉलम हो जाएगा मेरा की कॉलम। कौन सा कॉलम हो जाएगा, की कॉलम हो जाएगा। ये प्रोसेस में है, ये हो जाएगा आपका की कॉलम। कौन सा कॉलम हो जाएगा, ये की कॉलम। अब हमको यहाँ पर स्टूडेंट्स कहीं ना कहीं मिनिमम रेशो की जरूरत पड़ेगी। मिनिमम रेशो किसकी जरूरत पड़ेगी, मिनिमम रेशो की जरूरत पड़ेगी। अब चूंकि स्टूडेंट मिनिमम रेशो का जो फॉर्मूला होता है ना, मिनिमम रेशो जनरली आपका क्या होता है, वो होता है ये आपकी जो सॉल्यूशन वैल्यू है, ये होता है फॉर्मूला सॉल्यूशन वैल्यू अपॉन सॉल्यूशन वैल्यू। सॉल्यूशन वैल्यू मतलब आपकी जो भी सॉल्यूशन वैल्यू, ये जो कॉलम दिख रहा है आपको सॉल्यूशन वैल्यू वाला, ये होगा आपका सॉल्यूशन वैल्यू। तो सॉल्यूशन वैल्यू इस कॉलम में आप जैसे कि अगर बात करते हो तो ये B1 B2 B3 जो भी है, तो सॉल्यूशन वैल्यू अपॉन क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा की कॉलम। क्या हो जाएगा, की कॉलम। तो सॉल्यूशन वैल्यू यहाँ पे कितनी है, ये हो जाएगा B1 अपॉन A12, फिर हो जाएगा आपका B2 अपॉन A22 और B3 हो जाएगा, B3 अपॉन हो जाएगा A32। अब मैंने ऐसा क्यों लिखा, क्योंकि इसका फॉर्मूला होता है मिनिमम रेशो का सॉल्यूशन वैल्यू अपॉन की कॉलम। अब स्टूडेंट यहाँ पे की कॉलम क्या हुआ,
की कॉलम यहाँ पे हुआ है आपका कि देखिए आपके सीजे माइनस जेड की जो मोस्ट यहाँ पे सारी वैल्यू हमको क्या चाहिए थी कि जीरो और सारी वैल्यू क्या हो नेगेटिव हो, किसके लिए? ऑप्टिमम सॉल्यूशन के लिए। बट हमारा यहाँ पे ऑप्टिमम सॉल्यूशन नहीं आया, क्यों? क्योंकि यहाँ पर जीरो और सारी वैल्यू क्या हो गई एक तरह से पॉजिटिव है, तो हमको क्या करना पड़ेगा, जो मोस्ट पॉजिटिव वैल्यू है उसको हमें कंसिडर करना होगा। तो मोस्ट पॉजिटिव वैल्यू कंसीडर करना, तो हमने यहाँ से इसको एरो से रिप्रेजेंट कर दिया। तो ये जो इस लाइन में ये क्या होगा आपका की कॉलम होगा। अब की कॉलम का यूज हम कहाँ पे करेंगे? मिनिमम रेशो में करेंगे। तो मिनिमम रेशो में फॉर्मूला क्या होता है? सॉल्यूशन वैल्यू अपॉन की कॉलम। सॉल्यूशन वैल्यू क्या है आपका? B1 अपॉन A12, B2 अपॉन A22, B3 अपॉन A32। अगर मान लो की कॉलम इसकी बजाय ये होता तो क्या करते हैं? B1 अपॉन A11 हो जाता है, B2 अपॉन A21 हो जाता है, B3 अपॉन A31 हो जाता है। ठीक है, तो अपन उसके लिए भी कर सकते हैं, लेकिन अभी फिलहाल हमने मान लिया कि ये हमारा क्या है? की कॉलम है। अब हमको क्या करना है कि मिनिमम रेशियो में स्टूडेंट एक चीज़ ध्यान रखना कि जब मिनिमम रेशियो में हम जो सॉल्यूशन वैल्यू अपन की कॉलम का जो भी हम करते हैं डिवाइड करेंगे ना, तो हमके पास जो भी हमारे पास A B C कोई भी वैल्यू आती है, कोई भी वैल्यू आती है, ठीक है, मान लो ये ए की वैल्यू, मतलब ये जो वैल्यू आई, एक आई आपकी 3, एक आई आपकी 4 और एक आई आपकी 16, इस तरह कोई वैल्यू आ जाती है। ठीक है, तो आपको मिनिमम रेशो में क्या होता है कि जो मिनिमम रेशो के ये जो सामने जो दिख रहे हैं ना 3, 4, 6, तो आपको मिनिमम वैल्यू को क्या करना होगा? सिलेक्ट करना होगा। अब स्टूडेंट यहाँ पर मिनिमम वैल्यू क्या है? मान लो कि ये मिनिमम वैल्यू है 3, तो आपने यहाँ पे इस एरो को इस तरह कर दिया। अब देखिए, अब इस एरो को इस तरह कर दिया तो आप क्या देख रहे हो कि ये एरो एक तो आपका मिनिमम रेशो वाला और एक एरो आपके की कॉलम वाला, तो ये कहाँ पर इंटरसेक्ट कर रहे हैं? तो आई थिंक मुझे लगता है कि ये A12 पर इंटरसेक्ट कर रहे हैं। कहाँ पर इंटरसेक्ट कर रहे हैं? A12 पर इंटरसेक्ट कर रहे हैं। ठीक है स्टूडेंट, तो ये A12 पर क्या कर रहे हैं? इंटरसेक्ट कर रहे हैं। अब नेक्स्ट टेबल में आप जब बनाओगे ना स्टूडेंट, तो नेक्स्ट टेबल में जब भी आप इसको इंट्रोड्यूस करोगे तो सबसे पहली हमारी चीज़ क्या होगी? A12 जो भी आप ये आपका जो मिला इसको बोलोगे आप की एलिमेंट, या इसको बोलोगे आप पायोट एलिमेंट। इसको मैं बोल देता हूँ की एलिमेंट। क्या बोलेंगे स्टूडेंट? की एलिमेंट। अब हमारा मेन काम क्या रहेगा? जब नेक्स्ट मैट्रिक्स आप टेबल की जो नेक्स्ट टेबल बनाओगे इटरेशन, जैसे इटरेशन 1 था, अब आप जब नेक्स्ट टेबल बनाओगे इटरेशन 2, तो आपका मेन काम ये रहेगा कि A12, अब हो सकता है A12 पे कोई भी वैल्यू हो, 4 हो, 6 हो, 5, मतलब कोई भी वैल्यू होगी, तो हमको उसका मेन काम क्या है कि जो की एलिमेंट है ना उसको हमको क्या करना होगा? रो ऑपरेशन परफॉर्म करके उसको क्या करना पड़ेगा? 1 बनाना पड़ेगा। और उसके नीचे जो भी वेरिएबल है, अब ये जैसे कि मान लो ये सपोज 3 है, अब ये 3 है तो ये पायोट एलिमेंट क्या है आपका? 3 है, तो आपको 3 को क्या करना पड़ेगा? 1 करना पड़ेगा। तो रो ऑपरेशन परफॉर्म करके हम उसको पहले क्या करेंगे? 1 बनाएंगे, और 1 बनाने के बाद तो इसके नीचे, इसी की कॉलम के नीचे जो एलिमेंट है इसको क्या करना होगा? हमको 0 करना होगा। इसको क्या करना होगा? 0 करना होगा। तो मेन हमारा काम क्या है कि जो भी हमारा पायोट एलिमेंट या जो की एलिमेंट है उसको तो हमको 1 करना होगा, और उसके बाद के जो इसके नीचे वाले जो एलिमेंट है उसको हमको क्या करना होगा? 0 करना होगा। अब जब हम नेक्स्ट मैट्रिक्स लिखेंगे तो ये जो A12 है ना, अब A12 के सामने क्या दिख रहा है? इसके ऊपर वाला ये दिख रहा है X2, और इसके ऊपर क्या दिख रहा है? C2। तो ये जो X2 है और ये C2 है, तो ये जो S1 है ना, अब इसमें क्या होगा? ये होगा लिविंग वेरिएबल और ये होगा आपका इंटरिंग वेरिएबल। तो X1 को आप रिप्लेस करोगे किससे? S2 से, और 0 को रिप्लेस करोगे आप C2 से। और सारी प्रोसीजर अभी हमने करी वही की वही प्रोसीजर हमको करना है। और कब तक करना है? जब तक कि हमारा जो सॉल्यूशन है आपका ऑप्टिमल सॉल्यूशन सीजे माइनस जेड की वैल्यू 0 और सारी वैल्यू नेगेटिव ना आ जाती हो, तब तक इसको करना है। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ कि सिंप्लेक्स मेथड की प्रोसीजर तो आपको स्टूडेंट यहाँ पे समझ में आ गई हो। और स्टूडेंट एक चीज़ मैं और बताना चाहता हूँ कि ये प्रॉब्लम तो किसके लिए था? मैक्सिमाइजेशन के केस में था। अगर मान लो ये केस मिनिमाइजेशन के केस में होता तो हमको क्या करना होता है कि सीजे माइनस जेड की जो सारी वैल्यू है ना 0, तो मैक्सिमाइजेशन के केस में क्या होता है कि 0 और सारी वैल्यू हमको क्या लेना होता है? पॉजिटिव लेना होता है। सॉरी, मतलब मैक्सिमाइजेशन के केस में ये जो सीजे माइनस जेड की वैल्यू 0 और सारी वैल्यू क्या होनी चाहिए? नेगेटिव होनी चाहिए। लेकिन अगर मान लो केस मिनिमाइजेशन का होता है ना स्टूडेंट, तो उसमें हमको सीजे माइनस जेड की सारी वैल्यू 0 और पॉजिटिव होनी चाहिए। तो उस केस में क्या होगा कि जब हम मिनिमाइजेशन का प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं तो सारी वैल्यू 0 और पॉजिटिव आ गई, उस समय हमारा सॉल्यूशन क्या हो जाएगा? ऑप्टिमल हो जाएगा। लेकिन फिलहाल तो हम केस किसकी बात कर रहे हैं? हमने मैक्सिमाइजेशन ये सिंप्लेक्स मेथड की जो प्रोसीजर करी हमने खाली मैक्सिमाइजेशन के केस में। तो मैं यहाँ पेन से लिख देता हूँ आपका।
ऑप्टिमल सॉल्यूशन, जीरो जीरो और पॉजिटिव फॉर मिनिमाइजेशन। ठीक है, अगर मिनिमाइजेशन की प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं तो जीरो और सारी वैल्यू क्या होनी चाहिए, पॉजिटिव होनी चाहिए, और जीरो और नेगेटिव फॉर मैक्सिमाइजेशन। अब ये जो हमने अभी प्रोसीजर देखी, ये किसके लिए देखी, ये देखिए हमने मैक्सिमाइजेशन के लिए। तो एंड ऑफ द सॉल्यूशन इसका क्या होना चाहिए, इसका होना चाहिए हमारा जीरो और नेगेटिव फॉर मैक्सिमाइजेशन, और अगर मिनिमाइजेशन का केस होता तो जीरो और पॉजिटिव। तो उम्मीद करता हूँ कि ये बेसिक प्रोसीजर तो आपको यहाँ पर अभी समझ में आ गई होगी। हो सकता है कि आपको थोड़ी सी इसमें कोई डाउट हो, तो जब हम न्यूमेरिकल करेंगे तो ये प्रोसीजर आपको न्यूमेरिकल के फॉर्म में जब मैं समझाऊंगा तो आपको हर एक स्टेप बहुत अच्छे से और क्लियरली तरीके से समझ में आ जाएगी। तो उम्मीद करता हूँ कि सिंप्लेक्स मेथड की प्रोसीजर क्या होती है ये आपको यहाँ पर बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो स्टूडेंट, थैंक यू वेरी मच।